हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम योर लॉज एंड योर राइट का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया में ही महिलाओं के विरुद्ध कई प्रकार की हिंसा जारी है। स्पेशली अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी पाई जाती है। आज भी लोग पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की प्रथाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं के साथ असमानता को यानी कि भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक निर्भरता भी उन्हें अपने परिवार और पति के ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती हैं। इन सभी कारणों के कारण महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा को बढ़ावा मिलता है और इन्हीं में से एक है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा को हम महिलाओं के विरुद्ध एक ऐसी हिंसा के रूप में समझ सकते हैं जहां घर और इसकी समर्थन संरचना शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक जैसे विभिन्न प्रकार की हिंसा को बनाए रखती है, जिससे महिलाओं का सम्मानजनक जीवन समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है जिसमें महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। उन्हें शारीरिक रूप से मतलब अगर किसी महिला को शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, या मनोवैज्ञानिक रूप से उसे टॉर्चर किया जाता है, मन ही मन घुटने पर मजबूर किया जाता है, या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार की सभी हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। इससे महिलाओं का जो सम्मानजनक जीवन होता है वो समाप्त हो जाता है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को अधिकार 1983 में दिए गए। 1983 यानी कि 1983 में कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमें महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। महिलाओं को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उन्हें कैरोसिन से जलाया जा रहा था, या कई बार महिलाएं खुद ही घरेलू हिंसा से परेशान होकर अपने आप को उस कैरोसिन जैसी चीज़ों से जला रही थी। तो जब ऐसे मामले सामने आ रहे थे तो सरकार को मजबूर होकर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ अधिकार बनाने पड़े। तो हालांकि 1983 में कई प्रकार की अधिकार महिलाओं को दिए गए थे इसके विरुद्ध, बट फिर भी घरेलू हिंसा के मामले कम नहीं हुए, जिसके कारण कई महिला आंदोलन हो रहे थे। जनता ने सरकार का विरोध किया, सरकार की निंदा की और सरकार को मजबूर होकर एक और अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार थे। घरेलू हिंसा में अब कई चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे कि शारीरिक, यौन, मौखिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा को भी घरेलू हिंसा में शामिल कर लिया गया। अगर किसी महिला के साथ शारीरिक हिंसा होती है घर में तो वो भी घरेलू हिंसा होगा। अगर यौन यानी कि सेक्सुअलिटी को लेकर कोई हिंसा होती है तो वो भी घरेलू हिंसा में शामिल किया गया। इसके अलावा मौखिक रूप से किसी को ताने देना, परेशान करना, बोल बोल कर बहुत ही ज़्यादा परेशान करना किसी को, या मनोवैज्ञानिक किसी के मन को ठेस पहुंचाना, यानी कि महिला के मन को अगर ठेस पहुंचाई जाती है तो इन सभी चीज़ों को अब घरेलू हिंसा में शामिल किया गया। इन सभी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती थी। इसके अलावा इसकी सीमा को विस्तृत किया गया। जो घरेलू हिंसा के मामले थे उसको विस्तृत किया गया। पहले क्या था कि सिर्फ एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध या दूसरे सदस्य के विरुद्ध एफआईआर या जो भी शिकायत है वो दर्ज कराती थी, बट अब इसमें माँ, बहन और जो दूसरी जो भी महिला परिवार में रहती है उसको भी शामिल किया गया। अगर किसी माँ के साथ भी अगर घर में गलत हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो माँ भी शिकायत दर्ज करा सकती है, बहन भी शिकायत दर्ज करा सकती है, कोई विधवा महिला है तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा कोई बहन है तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकती है। एक अन्य प्रावधान ये हुआ कि ये शिकायत सिर्फ पति के ही विरुद्ध नहीं बल्कि अन्य पुरुष और महिला के विरुद्ध भी की जा सकती है। मतलब ये कि किसी भी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो उसका या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसकी सास हो या नंद हो या जो भी हो परिवार में, कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर घरेलू हिंसा होती है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति ये शिकायत दर्ज करा सकता है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है अगर वो चाहे तो ये कंप्लेंट कर सकता है घरेलू हिंसा के खिलाफ। इसके अलावा कोई संरक्षण अधिकारी है उस पीड़ित का तो वो भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा कोई रिश्तेदार है तो उसके द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि जो भी पीड़ित पक्ष है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है तो सरकार की तरफ से उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा वैकल्पिक आश्रय गृह प्रदान किया जाएगा, रहने के लिए एक जगह दी जाएगी, आश्रय प्रदान किया जाएगा।
ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में काफ़ी प्रावधान होने के बाद भी घरेलू हिंसा के मामले थमे नहीं हैं। आज भी हम घरेलू हिंसा के मामलों को आसानी से देख सकते हैं। इसका एक कारण यह है कि पुलिस और समाज ने इसकी ओर असंवेदनशील रुख अपना रखा है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए, अधिनियम पारित किए गए, बट फिर भी घरेलू हिंसा के और क्या कारण हैं कि इसके मामले थम ही नहीं रहे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों की। तो इसका पहला कारण है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया ने समाज में एक ऐसा माहौल तैयार कर रखा है जिसमें महिलाओं को निम्न दिखाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो आश्रित वर्ग हैं, वो अपने पति या पिता के ऊपर निर्भर रहती हैं, अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहती हैं। दूसरी ओर महिलाओं को अपने घर की इज्जत बनाए रखनी चाहिए, उसकी शिकायत बाहर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पुरुष को मर्दाना दिखाया जाता है, हिम्मती दिखाया जाता है। तो इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण कई सारे मामले पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन में जाते ही नहीं है, बाहर ही निकल कर नहीं आते, कई कंप्लेंट ही नहीं की जाती। डोमेस्टिक वायलेंस का दूसरा कारण है घरेलू हिंसा को सामान्य बात माना जाना। सामाजिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिसमें घरेलू हिंसा को एक सामान्य बात मान ली गई है, जिसके कारण कई सारी महिलाएं पुरुष के द्वारा की जाने वाली इस हिंसा को एक सामान्य बात मान लेती हैं और शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं। इसके अलावा इसका तीसरा कारण है कि इन कानूनों के विषय में जागरूकता की कमी है। कई सारे लोगों को इन कानूनों की तो मतलब जानकारी ही नहीं है कि उन्हें कैसे मतलब शिकायत करानी है, इससे क्या होगा, कितनी सज़ा मिल सकती है, कैसे होगी कोई भी चीज़। तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है और ये जागरूकता की कमी डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाती है। इसका चौथा कारण है संस्थागत उदासीनता। संस्थागत उदासीनता का मतलब है जो पुलिस है या दूसरी जो एजेंसियां हैं वो इन मामलों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाती हैं। जैसे कि पुलिस के पास अगर पीड़िता हिम्मत करके एफआईआर या जो भी कंप्लेंट है दर्ज कराने जाती है तो पुलिस उसे कहती है ये आपका घरेलू मामला है, आपस में सुलझा लो। इसके अलावा अगर उसे इसके अलावा मजिस्ट्रेट जब सुनवाई होती है तो मजिस्ट्रेट कहता है, सज़ा देने से पहले मजिस्ट्रेट कहता है कि आप आपस में ही उस बात को सुलझा लो। तो संस्थागत उदासीनता के कारण भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिला है। तो हम देख सकते हैं कि अधिनियम बनने के बाद भी, डोमेस्टिक वायलेंस के विरुद्ध अधिनियम बनने के बाद भी ये हिंसा अभी रुकी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रही है। और इसी कारण से इन अधिनियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई प्रकार की सिफारिशें लोगों के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि विद्यालयों में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया जाना। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए जागरूकता को फैलाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और लोगों को जागरूक करना कि वो ऐसी घरेलू हिंसा को अंजाम ना दें या ऐसी घरेलू हिंसा को जहाँ भी देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसके अलावा एक अन्य सिफारिश ये की जाती है कि सभी सुरक्षा अधिकारियों, पुलिस, वकीलों, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीशों को और अन्य सभी पक्षों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण का प्रदर्शन करना आवश्यक है। मतलब कि इन लोगों को लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसके अलावा राज्यों द्वारा वकीलों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को वकील करने के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकारों की बात कर ली। अब हम एक दूसरी हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है बलात्कार। ये एक बहुत ही घृणित हिंसा है महिलाओं के विरुद्ध। पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है ये, जो महिलाओं के शरीर को वस्तुनिष्ठ बनाता है और इसलिए इसे पुरुषों की वासना को संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु मात्र के रूप में देखा जाता है। मतलब महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। ये पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अनुच्छेद 375 के अनुसार बलात्कार को पीड़ित की सहमति के बिना या तो बलपूर्वक या उसे नशीला पदार्थ देकर यौन संबंध बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में रेप के 9000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और ये रेप 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ हुए थे। इसके साथ ही 2018 में ही 24,000 से भी ज़्यादा मामले ऐसे थे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के साथ हुए थे।
तो इन मामलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सबसे बुरी बात तो ये है कि इन मामलों में हम ये देखते हैं कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसमें 93% वो ज्ञात थे। मतलब किसी अनजान व्यक्ति ने रेप नहीं किया, वो ज्ञात थे, वो संबंधी थे, वो रिश्तेदार थे। फ्रेंड्स, ये मामले तो ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं, जो रिकॉर्ड में है, बट हम असलियत तो ये है कि कई सारे ऐसे मामले, कई सारे रेप के मामले हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। लोग उन्हें छिपा लेते हैं या डर के कारण आगे रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बलात्कार के प्रति न्यायालय की असंवेदनशीलता के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। पहला केस है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो कि 1970 के दशक का एक बहुत बड़ा केस था। इसे मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की होती है, जिसे पुलिस थाने में बुलाया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया अपने आप में ही कानून का उल्लंघन थी, क्योंकि उस समय पुलिस स्टेशन में कोई भी महिला पुलिस अधिकारी विद्यमान या उपस्थित नहीं थी और हिरासत में ही 2 कांस्टेबल के द्वारा इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये केस सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में जाता है और सेशन कोर्ट उन दोनों ही कांस्टेबल को बरी कर देता है, उन आरोपियों को बरी कर देता है, ये कहकर कि जो भी कुछ हुआ था वो मथुरा की सहमति से ही हुआ था और ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि ये सिद्ध करे कि मथुरा के साथ दुष्कर्म ज़बरदस्ती किया गया था। इसके बाद ये केस उच्च न्यायालय में जाता है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आरोपियों को दोषी ठहराता है, बट फिर वो आरोपी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं और ये केस जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जो भी कुछ हुआ था वो मथुरा की सहमति से हुआ था और मथुरा के पास कोई सबूत नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि ये जो दुष्कर्म हुआ है वो उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मथुरा के शरीर पर ऐसे कोई भी निशान नहीं है जो ये दर्शाएं कि उसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ वो ज़बरदस्ती हुआ। तो ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय भी आरोपियों को बरी कर देता है। तो यहाँ पर हमें न्यायालय का एक असंवेदनशील रुख देखने को मिलता है। इस केस के बाद ही कई कानून विशेषज्ञों ने अदालत के इस निर्णय की निंदा की, पत्र लिखे गए, न्यायालय से न्यायाधीशों से अपील की गई कि वो इस केस में संवैधानिक रुख अपनाएं। इसके बाद ही कई विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए, कई मांगें की गई, रेप के जितने भी कानून हैं उसमें संशोधन की मांग की गई, जिसके कारण सरकार को मजबूर होकर एक विधि आयोग की स्थापना करनी पड़ी, जिसने कानूनों में कुछ संशोधन किए और नए कानून के तहत पीड़िता के बयान को ज़्यादा अहमियत दी गई। इसके अलावा दूसरा केस है भरवाड़ा भोगिन भाई हीराजी भाई बनाम गुजरात राज्य केस, जो कि 1983 का एक केस था। इसमें एक पिता अपनी बेटी के 2 दोस्तों, 2 सहेलियों के साथ दुष्कर्म करता है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो न्यायालय होता है वो कार्यवाही को बहुत ही जल्दी आगे बढ़ाता है और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की कोशिश करता है, जो कि एक सकारात्मक रुख था। इसमें न्यायालय ने अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाई थी, बट यहाँ पर कमी ये थी कि आरोपी को जो दंड दिया गया था वो बहुत ही मामूली था। मात्र 15 महीने का दंड उस आरोपी को दिया गया। इन्हीं सब कारणों के कारण दोष सिद्धि दर में सुधार के लिए कई सारी सिफारिशें की जाती हैं, जैसे कि पुलिस को ऐसे मामलों में पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिखाना चाहिए। मतलब जो भी पीड़िता केस दर्ज कराने आती है पुलिस स्टेशन, तो उस पुलिस अधिकारी को पीड़िता के प्रति संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। एक अन्य सिफारिश ये है कि पीड़ितों के बयान को सबूत के तौर पर देखा जाए और आगे कोई बहस नहीं की जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, क्रॉस इंक्वायरी होती है, क्रॉस पूछताछ होती है, जिसमें पीड़िता को कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और वो असुरक्षित महसूस करती है। इसके अलावा एक सिफारिश ये भी की जाती है कि विवाह के पश्चात पति द्वारा जो रेप किया जाता है उसको भी बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायालयों को ऐसे निर्णय से बचना चाहिए जिसमें वह पीड़ितों को अपराधियों से विवाह करने के लिए कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो न्यायालय होता है, जो निचली अदालतें होती हैं, वो पीड़ितों को अपराधियों से विवाह करने के लिए कहती हैं, जो कि गलत है। इससे जो पीड़िता का आत्मसम्मान है वो पूरी तरह छिन जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों की जांच बहुत ही जल्दी होनी चाहिए ताकि पीड़िता का विश्वास सिस्टम में बना रहे और उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम एक अन्य प्रकार की हिंसा की बात करने जा रहे हैं जो कि महिलाओं के साथ होती है। कार्यस्थल पर महिला अधिकार, यौन उत्पीड़न।
मतलब जब महिला कार्यस्थल पर जाती हैं, कहीं काम करने जाती हैं, तो उनके साथ वहाँ पर भी कई प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना उन्हें वहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे यौन उत्पीड़न में भद्दे कमेंट करना, प्रमोशन के बदले में सेक्सुअल लाभ मांगना, उनका पीछा करना, महिलाओं का पीछा करना, ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न में शामिल हैं। यौन उत्पीड़न में बलात्कार अनिवार्य रूप से सम्मिलित नहीं है, परंतु यह काम पर महिलाओं के लिए वातावरण को प्रतिकूल बनाता है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पर महिला कार्यस्थल पर काम करने जा रही हैं, वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका यौन उत्पीड़न होता है, तो उस महिला के लिए एक असुरक्षित वातावरण पैदा होता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है और ऐसी स्थिति में महिलाएं कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं कराती हैं। उन्हें लगता है कि समाज उन्हें ही दोषी ठहराएगा, समाज उन्हें ही गलत नज़र से देखेगा। और ऐसा होता भी है, कई बार पीड़िता को ही दोषी माना जाता है। अगर हम निचले पुलिस अधिकारियों की बात करें तो वो पीड़िता को ही दोषी मानते हैं। ऐसी मानसिकता हमें आज भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने सरकार से ये अपील की कि वो जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई कानून लाए। और इसी के चलते सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित किया। इसमें प्रावधान किया गया कि अब यौन उत्पीड़न में सिर्फ शारीरिक संपर्क ही शामिल नहीं है, मतलब भद्दे कमेंट को भी इसमें शामिल किया गया, सेक्सुअल लाभ मांगना किसी चीज़ के बदले में। इसके अलावा कई प्रकार से महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इससे संबंधित किसी भी केस के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। इस समिति का काम यह है कि वो इस प्रकार की शिकायत को दर्ज करती है और इस पर अपना निर्णय सुनाती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस पर एक अधिनियम भी आ चुका है, बट इसके बावजूद इस अधिनियम का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। कई बार महिलाएं केस ही दर्ज नहीं कराती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज ही उन्हें गलत ठहराएगा, और कई बार वो सोचती हैं कि इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। इस कारण से कई पीड़ित लोग अपना केस दर्ज नहीं करवा पाते हैं। इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी वगैरह हैं, उनका असंवेदनशील रुख अपनाना, स्पेशली जो निचले स्तर पर पुलिस अधिकारी हैं, उनकी सोच तो कुछ ऐसी होती है कि वो पीड़िता को ही दोषी मानते हैं। आज भी कई सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दिल्ली को सबसे असुरक्षित स्थान महिलाओं के लिए माना जाता है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, एक देश की राजधानी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू हिंसा हो, बलात्कार हो या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो, इनको तभी रोका जा सकता है जब समाज में एक जागरूकता हो। कई सारे लोगों को तो अपराध करने के बाद पता चलता है कि इसकी मुझे इतनी सज़ा मिलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जागरूकता काफ़ी फैलाई जानी चाहिए। हालांकि इस दिशा में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बट फिर भी ये अपराध के मामले थम नहीं रहे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।